सर, जो कंस्टिट्यूशन क्लब में कल मीटिंग हुई है, पूरे देशों भर से जो पॉलिटिकल पार्टी आई हैं, तो क्या एजेंडा था, क्या जो मीटिंग करने की जरूरत पड़ी? मुख्य एजेंडा ये था कि हम लोग तीसरा मोर्चा बनाना चाहते थे। पहले नंबर का यही एजेंडा था कि तीसरा मोर्चा गठित किया जाए। तो इसके लिए सारे देश भर से 51 पार्टी के लोगों को संपर्क किया गया है डॉक्टर अनिल कुमार माने के द्वारा। उसमें से 32 पार्टी के लोग उपस्थित थे और सभी लोगों ने मिलकर तीसरा मोर्चा गठित करने का निर्णय लिया। इसमें किसी का भी कोई विरोध नहीं था, सभी लोगों को इसमें सहमति थी, समर्थन था। फिर दूसरा मुद्दा आया कि इसका एक नाम निर्धारित किया जाए, तो उसके लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, क्योंकि ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के दल है खासतौर पर। तो इन सभी लोगों को परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए इस मोर्चा का नाम राष्ट्रीय परिवर्तन रखा गया। यानी इस तरह से देश में एक NDA गठबंधन हो गया, एक इंडिया गठबंधन हो गया, दूसरा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, तीसरा गठबंधन हो गया, नहीं तीसरा मोर्चा गठित हो गया है। तो मेरे दृष्टि से ये महत्वपूर्ण फैसले उसमें हुए। तीसरा एक फैसला और हुआ कि और भी तमाम पार्टियां और भी है, तो उन लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए और शामिल करने के लिए दोबारा मीटिंग होनी चाहिए अक्टूबर में, और नवंबर में भी मीटिंग होना चाहिए, और आवश्यकता पड़ी तो दिसंबर में भी मीटिंग होना चाहिए। और जितने छोटी पार्टियां हैं, मध्यम पार्टियां हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर के भी पार्टियां हैं, तो अभी तक 3 राष्ट्रीय स्तर के संगठन भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण गठबंधन कल घोषित हो गया है, और ये जो गठबंधन घोषित हो गया है, ये बीजेपी के विरोध में एक गठबंधन बनाया गया है। बीजेपी के विरोध में गठबंधन बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अकेले ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर इंडिया गठबंधन के लोग हम लोगों का साथ, सहयोग और समर्थन चाहते हैं, तो उस दिशा में भी हम अगले मीटिंग में सलाह मशवरा करके डिसाइड करेंगे। तो क्या आपको आपको लगता है कि इसकी 2024 के इलेक्शन को लेकर जो परिवर्तन मोर्चा बना है, तो इसकी जरूरत थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी है। इंडिया गठबंधन बना, उन्होंने 38 दलों का बनाया, उसमें 25 ऐसे दल है एक बार भी चुनाव नहीं लड़ा, एक भी उनका MP नहीं है। हमारे 32 जो दल है वो भी उसी तरीके दल है
मगर बहुत सारे दलों ने जो हमारे साथ है उन्होंने चुनाव लड़ा हुआ तो और कुछ लोगों के एमपी भी है, कुछ एमएलए भी है और निर्दलीय एमएलए भी हमारे से संपर्क कर रहे हैं, वो भी इसके सत्ताना चाहते हैं। तो कितनी उम्मीद कितनी है कि इसके और संभावना कितनी है कि कितनी पार्टियां इसमें और आ सकती हैं और कितनी उम्मीद है? हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम कुमार चावला का ऐसा मानना है कि उनके पास 100 से ज्यादा लोगों के पार्टियों के नाम और पार्टियों के पदाधिकारियों के नाम, टेलीफोन नंबर है। तो ऐसी संभावना है कि अगले माह होने वाले गठबंधन की मीटिंग में 100 के लगभग पार्टियां शामिल रहेगी, क्योंकि अब की बार लोगों को आने के लिए बहुत कम समय मिला, तैयारी करने को बहुत कम समय मिला, तो प्री एंगेजमेंट भी थी बहुत सारे पार्टी के लोगों की, तो इस वजह से वो आ नहीं पाए और अगले बार आने का वादा किया, टेलीफोन से सहमति भी जताई। तो अगले मीटिंग में ये ज्यादा बड़े पैमाने पर ये पार्टियां इसमें सहभागी हो सकती हैं और ये हमें पूरी उम्मीद है। ये गठबंधन बन गया है, ये हकीकत में आ गया है, ये एक बड़ी घटना माना जाना चाहिए भारत के राजनीतिक इतिहास में। ये छोटा मोटा प्रयास नहीं है, क्योंकि हमारे पास में बैलेंसिंग पावर है, इतने वोट है, कम से कम 400 लोकसभा के हम लोगों के वजह से दिल्ली में सत्ता का संतुलन उनके फेवर में आ सकता है जिनके साथ हम जुड़ेंगे। तो आगे लीड करने की बात आएगी, तो लीड कौन करेगा और कैसे क्या? तो ये एक गठबंधन है और सारे फैसले जो है गठबंधन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एक पार्टी का, वो उनकी समन्वय समिति बनेगी सारे देश के पार्टियों की और उन समन्वय समितियों में ही ये निर्णय लिया जाएगा और वो निर्णय लेकर ही ये काम चलेगा। और आपको लगता नहीं कि थोड़ी देरी हो गई है कि ये गठबंधन अगर थोड़ा पहले बन जाता तो? हाँ, ये अभी बहुत सारी बातें जो है इसके बारे में लोग बोलेंगे कि देरी हो गई वगैरह वगैरह, मगर हम ऐसा मानते हैं कि अभी ये अक्टूबर है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो लगभग 5-6 महीने का समय है चुनाव घोषित होने के लिए। तो अभी ये काफी समय बचा हुआ है। इसके अलावा दिसंबर में एक बहुत बड़ी रैली करने का भी प्लान है और ऐसी रैलियां खास तौर पर नॉर्थ इंडिया में, मध्य भारत में, महाराष्ट्र में स्टेट लेवल की लाखों लोगों की रैलियां की जाएगी, इसमें लाखों की संख्या में। और आप ईवीएम की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो 2024 में कैसे ईवीएम की लड़ाई का और इलेक्शन में ना इस्तेमाल हो? नवंबर में ईवीएम के बारे में एक मोर्चा पहले से घोषित है। अब वो जो मोर्चा चुनाव आयोग के ऊपर लेकर जाने का ऐलान है, अब ये शायद 100 पार्टियों का बड़ा मामला बनेगा, एक बहुत बड़ा इशू बनेगा। तो कल तक हम अकेले ही लड़ते थे, अभी ये 100 पार्टियों का इशू बनेगा और हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग भी अपील करना चाहेंगे कि भाई आप भी इसका समर्थन करो। वो टच में है लीडर को? वो
लोकतंत्र में डायलॉग होते रहता है और होते रहना चाहिए आगे भी। डायलॉग अगर मान लो करना है तो लोकतंत्र में तो जो लोग चुनकर जाते हैं वो तो पार्लियामेंट में डायलॉग ही करते रहते हैं, पार्लियामेंट में बोलते रहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का डायलॉग चलते रहता है और हम लोगों का भी डायलॉग जो है निश्चित रूप से आने वाले समय में फ्रूटफुल तरीके से होगा। ठीक। ये जो आपका गठबंधन हुआ है उसमें महिला आरक्षण के बारे में आप महिलाओं को किस तरह से देंगे? क्या आपकी पार्टी में महिलाओं का पार्टी? ये जो महिलाओं को आरक्षण है ये 2034 में ही लागू होगा, इसके पहले लागू होने की संभावना नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी ने एक महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए एक प्रकार से धोखाधड़ी करने का काम किया है। तो आपका गठबंधन किस तरह से महिलाओं को, अगर मान लीजिए कि अगर महिला आपको वोट दे तो किस तरह से महिलाओं को आप? नहीं, हमारे पास दूसरा तरीका है, वो ये कि हम लोगों को जो अवसर मिलेगा तो उसमें 33% जो टिकटें वो महिलाओं को दिया जाना चाहिए। कानून अपनी जगह अलग है, मगर पार्टी के पास अथॉरिटी है तो वो महिलाओं को टिकटें दे सकती है अपनी पार्टी के एजेंडे के तहत। बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती जी तो 50% कह रही है और आप सिर्फ 30% ही कह रहे हैं। अभी मायावती 50% की बात कह रही है, मगर अभी मायावती की बात का कोई बहुत ज्यादा बात तो नहीं रहा है और 33% स्टेप बाय स्टेप बात को आगे बढ़ाना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा तो फिर अगला स्टेप हो सकता है 50% का। जी। पहले स्टेप में ये 33% में अगर होता है तो बात को आगे बढ़ाना चाहिए, मगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर महिलाओं को सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो महिलाओं को चुनने का अधिकार महिलाओं को दिया जाए तो महिलाओं के सही और सच्चे प्रतिनिधि चुनकर जा सकते हैं, ज्यादा बेहतर ही होगा। नहीं तो इस कानून ने केवल पार्टी को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया है, तो इससे तो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन होगा, इससे रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। रियल रिप्रेजेंटेशन जो लोग चाहते हैं वो लोग इसको सेपरेट इलेक्टेड के तहत दे सकते थे, अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो वो 2024 के चुनाव में केवल वोट हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, और इसे प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, इसे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन महिलाओं के ही विरोध में है। तो आपका ये गठबंधन क्या महिलाओं का, जिस तरह सेपरेट इलेक्टोरेट की आप बात करें, तो क्या आपका गठबंधन अगर सत्ता पे आता है तो क्या उस तरह से? निश्चित रूप से हम लोग जो टोटल ही भारत की डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो जब तक द्विदलीय, ये एक तरफ कांग्रेस रहेगा एक तरफ बीजेपी रहेगी, तो दोनों की दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां है, तो ब्राह्मणों की पार्टियां जो है उसके अधीन रहकर अगर ये काम होता रहेगा तो निश्चित रूप से ये काम ये वास्तविक डेमोक्रेसी डेवलप नहीं कर सकता। वास्तविक डेमोक्रेसी डेवलप करनी है तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये बात मैंने उस दिन पुणे में कही कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो भारत में डेमोक्रेसी है, संवैधानिक लोकतंत्र है, मगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं, एक प्रकार से पार्टी डेमोक्रेसी है। और पार्टी डेमोक्रेसी भी पार्टी ब्राह्मणों के नियंत्रण में है,
तो एक प्रकार से ये भारत की जो डेमोक्रेसी है ब्राह्मणों से नियंत्रित डेमोक्रेसी है। मैशरफ साहब, आप क्या बोलते हैं, ब्राह्मणों की आप लोग विरोध करते हैं जिस तरह से आप संगठन में, तो जब आपका ये मोर्चा बना है और आप लोग महागठबंधन की भी बात कर रहे हैं, तो महागठबंधन अगर आप करते हैं तो इंडिया के साथ में आप लोग उनके साथ में सहयोग लेकर ही महागठबंधन कर सकते हैं। तो उस इंडिया के अंदर तो ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, तो वो लोग आपको आपकी गठबंधन को क्यों आपके साथ में गठबंधन करेंगे? उनको करना है नहीं करना है उनको डिसाइड करना चाहिए। अगर मान लो कि वो हमारे गठबंधन के साथ में सीट शेयरिंग नहीं करते, हम लोगों का प्रयास है सीट शेयरिंग का, इससे भी महागठबंधन बनेगा। महागठबंधन दो तरीके से होगा कि एक ही गठबंधन से चुनाव लड़ा जाए, दोनों गठबंधन मिल करके एक गठबंधन बनाए। एक गठबंधन इंडिया है, एक गठबंधन राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, ये दो मिलकर के कोई एक गठबंधन बने, इसकी संभावना कम लग रही है। तो इसकी संभावना कम है तो सीट शेयरिंग ठीक है। सीट शेयरिंग से हम लोगों को दूसरा तरीका हो गया है सीट शेयरिंग, इससे भी वोटों का विभाजन रोका जा सकता है। वोट विभाजन अगर रोक दिया गया तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा नहीं होगा। इसको रोकना पड़ेगा, वोट विभाजन को रोकना पड़ेगा, इसकी खबरदारी इंडिया गठबंधन के लोगों को लेना चाहिए। निशांत सर, एक आखिरी सवाल है, इंडिया गठबंधन ने ओवैसी साहब को नहीं लिया है, बहन जी को भी नहीं लिया है, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद जी को भी उन्होंने अपने गठबंधन में नहीं लिया है, तो क्या आपका ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा इन तीनों को क्या आपके गठबंधन में शामिल करने की कोई आपकी नीति है? हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि जो इस गठबंधन में सहभागी होना चाहते हैं जी, वो लिखित सहमति भेज सकते हैं। जब लिखित सहमति भेजेंगे कि हम इसमें सहमत है और इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो हम अपने साथियों में सलाह मशवरा करके फैसला करेंगे।